से प्रोनाउन से रिलेटेड मैंने एक आपको एक्सरसाइज दी थी और आज मैं एक्सरसाइज को उसको सॉल्व करा रहा हूँ। जहाँ तक मेरा सोचना है कि आपने जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ा होगा, वीडियो में जो देखा होगा, उसके बेस पर आपने इस एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आपको मैंने पहले ही बोला हुआ है कि आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं या यूट्यूब के जिस चैनल में ही आप कमेंट करके बता सकते हैं कि फिर मुझको ये दिक्कत है और मैं उस समस्या को सॉल्व करूँगा। रिलेटिव प्रोनाउन आज शुरू करना है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के हमको जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व कराना है। तो लेट अस स्टार्ट। तो चलिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आपने देखा कि जी मैंने 12 सेंटेंस दिए हुए थे। इन 12 सेंटेंस के बेस पर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड क्या क्या गलतियाँ बैंक और एसएससी एग्जाम्स वगैरह में आती हैं। कोई भी एग्जाम हो उसमें रिफ्लेक्सिव से रिलेटेड ये 12 क्वेश्चन से सारी गलतियाँ सॉल्व हो जाएंगी। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन था ही एड्रेस्ड फ्रेंड्स यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। याद ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो ये क्लियर हो गया जिस व्यक्ति को बोला जा रहा है वो फ्रेंड्स यानी प्लूरल है। ये नाउन प्लूरल होने की वजह से हम इस यू को प्लूरल मानेंगे और जब हम यू को प्लूरल मानेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमें रिफ्लेक्सिव भी प्लूरल लगाना होगा, अर्थात यू के अकॉर्डिंग योरसेल्व्स लगाना होगा। यानी ये सेंटेंस हो जाएगा फ्रेंड्स यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्व्स। तो इस तरह से फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हुआ कि हमें नाउन को प्लूरल देख करके हमें रिफ्लेक्सिव भी प्लूरल लगाना होगा। नंबर 2 की तरफ आते हैं। सी एंजॉय, मैंने आपको बताया था ब्लाइंडली इस तरह से मत पढ़िएगा कि एंजॉय के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। हमें आपको ये देखना पड़ेगा कि इस एंजॉय वर्ड के बाद या कोई भी वर्ब है उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं होती है। जैसे उसने एंजॉय किया है, तो किस चीज का एंजॉय किया है? कॉफी का। तो अगर उसने कॉफी का एंजॉय किया दैट मींस ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल। और अगर ये ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो हमें एक और रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें हर सेल्फ को रिमूव करना होगा। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ। नंबर 3 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी शुड अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ध्यान दीजिए, अवेल ऑफ, अवेल कहते हैं लाभ उठाना, और अवेल के बाद ऑफ जरूर आता है, ये भी ध्यान देना। और अवेल और ऑफ के बीच में एक हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है। अब रिफ्लेक्सिव कौन सा लगाया जाए? तो यहाँ सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? वी। वी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अवेल और ऑफ के बीच में आर सेल्स लगाना होगा। आर सेल्स, सेल्फ नहीं होता है, आर सेल्स। तो बनेगा वी शुड अवेल आर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन क्लियर हुआ। नंबर 4 की तरफ आते हैं। दे डिसाइडेड टू प्रेजेंट बिफोर द अथॉरिटी। अब उन्होंने निश्चय किया है कि उनको पेश करना है, प्रेजेंट होना है, पर उनको खुद को प्रेजेंट करना है किसी और को। अगर उन्होंने ये कहा होता कि दे डिसाइडेड टू प्रेजेंट रवि, अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करना है तो फिर आपको रिफ्लेक्सिव नहीं लगाना पड़ेगा। पर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? दे डिसाइडेड टू प्रेजेंट देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को पेश किया है अथॉरिटी के सामने। तो यहाँ पर प्रेजेंट के बाद देमसेल्व्स लगाना जरूरी है। दे भी प्लूरल है इसलिए हमने क्या लगाया? देमसेल्फ। तो ये क्लियर हुआ होगा आपका 4 नंबर। नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एज इट वाज हिज फर्स्ट इंटरव्यू, यह उसका पहला इंटरव्यू था। ही ड्रेस्ड, उसने सजाया। ध्यान दीजिए, ड्रेस्ड वर्ब के बाद हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। जैसे हमने कहा है उसका पहला इंटरव्यू था तो उसने अपने आप को सजाया होगा। अगर किसी और का इंटरव्यू या किसी और को सजाना है तो ऑब्जेक्ट हमें डिफरेंट लेना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें इस ड्रेस्ड के बाद ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ लगाना होगा। इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ क्विकली एंड रीच्ड द वेन्यू। तो इस तरह से क्लियर हुआ नंबर 5। नंबर 6 की तरफ चलते हैं। रामानुज एंड माई सेल्फ। एज पहले मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेला नहीं आता जब तक कि उसका प्रोनाउन अवेलेबल नहीं हो। जैसे आई के बाद माई सेल्फ लगाए कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन अगर अकेला माई सेल्फ लगा हुआ है, अकेला हिमसेल्फ लगा है तो रॉन्ग है। इसलिए आपने यहाँ पर माई सेल्फ हटाना है और इसकी जगह लिखना है आई। और यहाँ पर रामानुज एंड आई विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन। तो इस तरह से क्लियर हो जाएगा 6 नंबर। यहाँ पर माई सेल्फ हटा करके हमको क्या करना है? आई लगाना है। चलिए हम नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 नंबर में व्हाई आर यू स्टेयरिंग एट द वॉल, आप दीवार की ओर क्यों घूर रहे हैं या देख रहे हैं? ऑफ द रेस्टोरेंट लंचिंग, और साथ में लंच कर रही है। कॉमन सेंस है,
अगर कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है और दीवारों की तरफ घूर रहा है तो इसका मतलब उसका कोई साथी उसके साथ नहीं है, यानी वो लंच अकेले अकेले कर रहा है। और अगर वो लंच अकेले अकेले कर रहा है तो लंचिंग के बाद हमें इस अकेले अकेले के लिए बाय लगा करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी बाय योरसेल्फ लगाना होगा। तब बनेगा व्हाइल स्टेयरिंग एट द वॉल ऑफ द रेस्टोरेंट लंचिंग बाय योरसेल्फ। तब ये सेंटेंस क्लियर होगा, अकेले अकेले लंच कर रही कह करके। 7 नंबर क्लियर हुआ। नंबर 8 की तरफ चलते हैं। My wife and I decided to go to see the spot of accident by car। यहाँ पर कहा जा रहा है मेरी वाइफ और मैं, ध्यान दीजिए डिपेंडेंट नाउन बाद में लिया जाता है, जैसे मैं और मेरी वाइफ तो आई एंड माई वाइफ। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर मैं डिपेंडेंट नाउन को पहले ले लेता हूं और उसके बाद उसका प्रोनाउन लिखता हूं तो मुझे एम्फेटिक प्रोनाउन अर्थात माई सेल्फ लगाना जरूरी है। यानी लिखना पड़ेगा माई सेल्फ एंड आई माई वाइफ एंड आई माई सेल्फ। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं आई एंड माई वाइफ तब आपको जरूरत नहीं, लेकिन माई वाइफ यानी डिपेंडेंट नाउन पहले लिख दिया है तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा आई माई सेल्फ, यानी एम्फेटिक प्रोनाउन यहां लगाना होगा। इस तरह से 8 नंबर आपका पार्ट क्लियर हुआ। नाउ मूव टू द 9 द पुअर मैन पॉइजन। गरीब आदमी ने जहर दे दिया। किस किस को जहर दे दिया? अपने आप को भी जहर दे दिया और अपने बच्चों को भी दे दिया। तो इसलिए यहाँ पर द पुअर मैन पॉइजन के बाद हिम नहीं आएगा बल्कि इसकी जगह क्या आएगा? हिमसेल्फ, यानी उस गरीब आदमी ने अपने आप को भी जहर दे दिया एंड इस चिल्ड्रन और अपने बच्चों को भी जहर दे दिया। तो इस तरह से यहाँ पर हिम की जगह क्या लगाना होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ लगाना होगा। 9 नंबर क्लियर हुआ। नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ऑन रीचिंग द ग्राउंड ऑफ द स्कूल द राइटर प्रेजेंटेड। स्कूल के मैदान में पहुंचने के बाद लेखक ने अपने आप को पेश किया है। लेखक ने किसको पेश किया है? स्वयं को। तो बनेगा द राइटर प्रेजेंटेड हिमसेल्फ। यहाँ पर आपने हिमसेल्फ लगाना होगा तब ये सेंटेंस क्लियर होगा, सही होगा। ध्यान दीजिए प्रेजेंटेड अगेन ये वर्ब है और वर्ब के बाद मुझे किसको चाहिए? ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो मुझे इस राइटर यानी ही या सी इसका रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ लगाना होगा। अब चलिए 11 नंबर। When there was nobody ready to sleep। मैंने किसी को कहा कि घर में सोना है और कोई भी तैयार नहीं था तो फिर मुझे स्वयं सोना पड़ा, कोई जा नहीं रहा था। तो ऐसी स्थिति में when there was nobody ready to sleep, जब कोई भी सोने के लिए तैयार नहीं था, we had to sleep, मुझे सोना पड़ा ourselves। ध्यान दीजिए यहाँ पर वी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया है? रिफ्लेक्सिव लगा दिया है। जब मैं कह रहा हूं मुझे स्वयं सोना पड़ा, हमें स्वयं सोना पड़ा, तो हमें स्वयं के लिए हमें रिफ्लेक्सिव नहीं एम्फेटिक लगाना होगा। यही ourselves हम कहाँ लगाएंगे? वी के जस्ट बाद, यानी वी के बाद अगर हम ourselves लगाते हैं, ourselves प्लूरल है इसलिए हम क्या लगाएंगे? ourselves। तब बनेगा we ourselves had to sleep in the lone house। एकांत घर में हमें स्वयं सोना पड़ा। तो इस तरह से 11 नंबर क्लियर हुआ। नंबर 12 की तरफ चलते हैं। शी वॉज होपफुल, वो आशावादी थी, वह आशावादी थी। बट व्हेन शी कुडंट गेट इट, लेकिन जब उसे ये चीज मिली नहीं, शी हैंग, तो उसने अपने आप को फांसी लगा ली। और उसने फांसी लगाई है किसी और को नहीं, स्वयं को लगाई है। तो हैंग्ड वर्ब के बाद हमें फिर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। शी हैंग्ड हरसेल्फ, शी हैंग्ड हरसेल्फ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ टू फिनिश हर लाइफ। इस तरह से 12 नंबर क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट्स आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो एक्सरसाइज है आप मिला लीजिए, आपने ये एक्सरसाइज की होगी और इस एक्सरसाइज से जो रिलेटेड गलतियां हैं इन 12 टॉपिक, ये 12 जो पॉइंट्स हैं इसी से रिलेटेड आती है। और इससे अगर आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, आप 100% इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑन योर डिमांड रिलेटिव प्रोनाउन की जो वीडियो आई एम जस्ट अपलोडिंग, और मैं आपको बता दूं रिलेटिव प्रोनाउन एक बेहद महत्वपूर्ण पार्ट है। रिलेटिव प्रोनाउन को अगर आपने क्लियर कर लिया तो प्रोनाउन से संबंधित सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्रोनाउन के अंदर जो 11 टाइप्स होते हैं और इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अगर कहा जाए तो 3 या 4 पार्ट ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉमनली अगर कोई कहता है कि हल्के फुल्के जो प्रोनाउन होते हैं उनके बारे में ज़्यादातर जल्दी समझ में भी आ जाता है, लेकिन जो मुख्य जो प्रोनाउन के पार्ट हैं जैसे पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये 4 एटलीस्ट इतने ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं। अगर इनसे रिलेटेड गलतियाँ फाइंड आउट करना आ गया आपको तो प्रोनाउन की प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी।
रिलेटिव प्रोनाउन इतना बड़ा टॉपिक है। बच्चों ने जैसे कहा कि ये टॉपिक जिस तरह से आप ऑफलाइन पढ़ाते हो वैसे पढ़ाएं, तो ऑफलाइन पढ़ाने में और ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो बहुत बारीकी लेकर के होते हैं, जो सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग इंटरेक्शन होता है तब बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस रिलेटिव प्रोनाउन में आपको बेहतरीन जो चीज़ें बेहतरीन चीज़ें हैं वो बताएं। दूसरा जो है वो ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन एक पार्ट में नहीं आ सकता है, तो एटलीस्ट ये 3 पार्ट में कम से कम आएगा। तो मैं फर्स्ट पार्ट को इसको जो बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, और जो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो इंट्रोडक्शन है या रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर और रिलेटिव एडवर्ब के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है वो ये। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप मेरे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मेरे जो भी वीडियो बना करेंगे वो आपको सबसे पहले पहुंचा करेंगे। और दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स ने ये मतलब बोला कि हमारी जो साउंड है वो थोड़ी साफ नहीं आ रही, तो बहुत हद तक कोशिश की। आप लोग भी जानते हो कि इतने इंस्ट्रूमेंट लगा करके एक स्टूडियो बना पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छी तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाए और आपको जो है समझ में भी आए। दूसरा, अभी ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी मैंने आपको बताया हुआ था कि दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू टेक ऑनलाइन क्लासेस दे मे कॉन्टेक्ट ऑन आवर नंबर, आई एम जस्ट गिविंग माय फोन नंबर हियर। तो आप लोग इस पे बात करके आप ऑनलाइन क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आई विल बी just provide all these things, I will provide you all these things। तो अभी जो है मैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बता रहा हूँ। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव मूल वर्ड है रिलेटिव। रिलेटिव जो वर्ड है उसके बारे में ये कहा जाए कि जो किसी को रिलेट करता है वो रिलेटिव है। बहुत सारी चीजें आपने रिलेटिव प्रोनाउन को अच्छी तरह पढ़ा होगा किसी बुक्स के माध्यम से या किसी टीचर के माध्यम से भी पढ़ा होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई टीचर किस तरह से पढ़ाता है, अपने अपने फंडे अपने अपने तरीके से लोग बताते हैं, पर मैं ये सोचता हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन एक छोटा सा पार्ट नहीं, काफी बड़ा पार्ट है। और इस पार्ट को अगर मान लिया लगाना सीख जाए और इस तरह से लगता है और किस तरह से वर्क करता है, केवल 2-4 सेंटेंस में आपको आ भी जाए तो इस तरह से कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। बड़े लेवल के या स्टैंडर्ड एग्जाम के लिए आपको टीचर भी स्टैंडर्ड ही ढूंढना पड़ेगा। यूं तो आप बहुत सारे जो लोगों ने अपने यूट्यूब पर वीडियो लगाए हुए हैं, डाले हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और जानिए वास्तविकता में इंग्लिश क्या होता है। तो चलिए रिलेटिव के बारे में बताते हैं आपको। मैंने यहाँ जैसे लिखा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन और या ऑब्लिक करके लिखा हुआ इंटरगेटिव, इससे यहाँ साफ नजर आ रहा है कि रिलेटिव का और इंटरगेटिव का कुछ लिंक है। अगर हम इस रिलेटिव प्रोनाउन को रिलेटिव कह देते हैं तो ये प्रोनाउन वाली स्थिति में रिलेट करने लगता है। अगर इसको हम क्वेश्चन वर्ड के रूप में लेते हैं, इंटरोगेटिव के रूप में लेते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तब ये रहेगा तो प्रोनाउन ही, पर वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। जब किसी नाउन को या किसी सेंटेंस को या किसी वर्ब को रिलेट करेगा तब ये रिलेटिव कहलाएगा। ध्यान दीजिए, रिलेट करने से इसका कोई सरोकार नहीं है कि किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन हो, जरूरी नहीं। पर वास्तविकता में बहुत जगह पर आप लोग ये कंफ्यूज हो जाते हो कि अगर कोई नाउन नहीं है और उसको वो रिलेट नहीं कर रहा है तो फिर वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, वो तब भी रिलेटिव प्रोनाउन ही होगा। हम उसके कंसेप्ट को भी मैं आपको बताऊंगा कि वो रिलेटिव प्रोनाउन वाली स्थिति में वो कर क्या रहा होगा। जब उसके पहले नाउन दिया होगा तब क्या हो रहा होगा। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल लिखता हूं, आई नो द बॉय हु प्लेज हियर। एक सेंटेंस तो मैंने लिख दिया और यही एक सेंटेंस और लिखा मैंने आई नो, और इसके बाद इस नाउन को नहीं लिखा मैंने, तो मैंने लिख दिया आई नो हु प्लेज हियर। अगर यहां पर यह कहा जाए कि ये हु है वो इस बॉय को रिलेट कर रहा है और यहां पर हु है वो किसी को रिलेट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये कहलाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन। पर ध्यान दीजिए इसमें और इसमें क्या अंतर है जानिए। अगर हम कहते हैं आई नो द बॉय हु प्लेज हियर, मैं उस लड़के को जानता हूं जो यहां खेलता है, तो हु इज वर्किंग फॉर द बॉय नाउन, इस बॉय नाम के नाउन के लिए हु वर्क कर रहा है। और ऐसी स्थिति में हु तो कहलाएगा प्रोनाउन, पर हु से जुड़ा हुआ, हु ध्यान रखना प्रोनाउन भी है क्योंकि ये दो क्लॉज को जोड़ भी रहा है, इसलिए कनेक्टर यानी कंजक्शन भी है। लेकिन अगर आप ये पूछना चाहें कि हु क्या है, तो हु ध्यान रखना ये सिर्फ प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन इस रिलेटिव प्रोनाउन से मैंने जिस क्लॉज को जोड़ा है वो किसके लिए पूरा काम कर रहा है, बॉय के लिए, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज।
लेकिन हु रिलेटिव प्रोनाउन ही कहलाएगा। अब दूसरे सेंटेंस में आ जाइए, आई नो हु प्लेज हियर। यहां पर भी आई नो नाम के क्लॉज को और हु प्लेज हियर हु के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। तो हु यहां पर कंजक्शन भी है और हु यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन भी है। पर ध्यान दीजिए, हु के पहले कोई नाउन नहीं आया है, इसलिए हु से जुड़ा हुआ जितना भी जो क्लॉज होगा वो एडजेक्टिव क्लॉज नहीं होगा, बल्कि वास्तविकता में ये इट की जगह रखा गया है। अगर मैं ये कहना चाहता हूं आई नो इट, यानी मैं यह जानता हूं, और क्वेश्चन करने वाले ने पूछा कि आप क्या जानते हैं, और इट का जो मैंने आंसर दिया वो ये कहा जो यहाँ खेलता है उसको जानता हूं। ऐसी स्थिति में ये हु प्लेज हियर इज वर्किंग फॉर इट, और इट के बारे में कहूं इट एक प्रोनाउन है, और इट अगर ये प्रोनाउन है तो ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, नाउन। तो ऐसी स्थिति में इस पूरे क्लॉज को हम क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज। ध्यान दीजिए, ये हु से ऊपर वाला भी जुड़ा हुआ था, हु से दूसरा वाला भी जुड़ा हुआ था, पर इस हु से जुड़े हुए पार्ट को हम एडजेक्टिव क्लॉज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, ये क्लॉज है, वो बॉय से जुड़ा हुआ है। बॉय एक नाउन है और नाउन के लिए वर्क करने की वजह से इसको हमने क्या बोला है, एडजेक्टिव। और पूरा की पूरा क्लॉज है, इसलिए पूरा नाम बोलेंगे इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज। इन द सेम वे आई नो हु प्लेज हियर, इसमें हु प्लेज हियर एक क्लॉज तो है, पर दिस क्लॉज डजंट अफेक्ट एनी वर्ब और नाउन और प्रोनाउन, इसलिए हु प्लेज हियर सेपरेट रूप में प्रोनाउन की जगह रखा गया पार्ट है, इसलिए हु प्लेज हियर विल बी कॉल्ड नाउन क्लॉज। तो इसलिए बहुत से टीचर्स ये कह दिया करते हैं कि हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन जब होगा जब यह नाउन हो। ध्यान दीजिए, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन। तो मैंने एक एग्जांपल के द्वारा ये क्लियर किया है कि रिलेटिव प्रोनाउन का सीधा ये संबंध नहीं होता कि उसके पहले नाउन आ जाए तभी वो होगा। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ कहा है कि रिलेटिव, तो रिलेटिव का मतलब है वो रिलेट करे। किसको रिलेट कर रहा है, किसी सेंटेंस को कर सकता है, किसी प्रोनाउन की जगह रखा हुआ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो प्रोनाउन होगा जो वर्ड रखा हुआ है। यहाँ पर हु कहा जाएगा, वो किसके लिए कहा गया है, किसी मैन, बॉय, किसी के लिए। अब जैसे मैंने ये कहा, क्या आप रिलेटिव और इंटरगेटिव में क्या डिफरेंस है, तो ध्यान दीजिए, रिलेटिव और इंटरगेटिव, मैंने इसमें प्रोनाउन शब्द नहीं बोला है। उसका रीजन क्या है कि रिलेटिव और इंटरगेटिव ये दो शब्द हैं। अब इस रिलेटिव या इंटरगेटिव से एडवर्ब भी बनाया जा सकता है और इस रिलेटिव और इंटरगेटिव से प्रोनाउन भी बनाया जा सकता है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है और इंटरगेटिव प्रोनाउन भी होता है। इसी प्रकार से रिलेटिव एडवर्ब भी होता है और इंटरगेटिव एडवर्ब भी होता है। मैं यहाँ पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में ही बताने आया हूँ, परंतु यहाँ पर यह जानना अति आवश्यक है कि जितने भी जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उन सभी को आप प्रोनाउन नहीं कह सकते। ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो प्रोनाउन होते हैं, कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो एडवर्ब होते हैं। अगर कोई ये पूछता है कि हाउ क्या है, व्हेन क्या है, वेयर क्या है या व्हाई क्या है, तो ध्यान दीजिए दे आर एडवर्ब्स। ये हमेशा ध्यान रखना एडवर्ब होते हैं। जबकि यहाँ पर ये पूछा जाए हु, whom, whose, which, of which, what, but, as, that, they all are pronouns। अगर कोई ये पूछता है कि हाउ टू डिटेक्ट, आपने ये पहचाना कैसे, ये प्रोनाउन है और ये एडवर्ब है। ध्यान दीजिए, एडवर्ब प्लेस को बताता है, एडवर्ब टाइम को बताता है, मैनर को बताता है और रीजन को बताता है। यानी किसी स्थान को, किसी समय को, मैनर तरीके को या कारण को बताएगा, वो ध्यान रखना एडवर्ब होगा। तो सारे क्वेश्चन वर्ड हैं वो प्रोनाउन नहीं होते। दूसरा, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं वो किसी एडवर्ब के प्लेस पर रखे जा रहे हैं। जैसे अगर मैंने पूछा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, और आपने आंसर दिया आई लिव इन आगरा, मैं आगरा में रहता हूं, तो यह ध्यान देने की बात है कि वेयर का जो जवाब है वो इन आगरा पूरा है। ध्यान दीजिए, वेयर का जवाब इन आगरा है, वेयर का जवाब आगरा नहीं है। आप कहाँ रहते हैं, आगरा नहीं रहते, आगरा में रहते हैं। तो इसलिए इन आगरा जो है यहाँ पर एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है, और जब ये एडवर्ब है इसलिए वेयर भी क्या होगा, एडवर्ब होगा। इसी प्रकार से अगर किसी ने पूछा व्हेन विल यू गो टू दिल्ली, आप दिल्ली कब जाएंगे, और आपने आंसर दिया आई विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, तो व्हेन का जो जवाब है वो ऑन मंडे है, और व्हेन का जवाब जो ऑन मंडे होगा तो ऑन मंडे विल बी एडवर्ब। ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्ब वी कैन से दैट व्हेन विल बी एडवर्ब। तो व्हेन भी एडवर्ब का काम करेगा।
In similar way, we can say how and why they are also giving the answers of adverb. That's why they will be considered as an adverb. चलिए अब हम चलते हैं प्रोनाउन के बारे में. अगर कैसे पूछते हैं कोई व्यक्ति हाउ टू डिटेक्ट देयर प्रोनाउंस, ध्यान दीजिए ये जितने भी वर्ड है, चाहे हु हो, चाहे हुम हो, चाहे हुज हो, या विच हो, या व्हाट हो, ये किसी नाउन की जगह काम करेंगे. जैसे अगर मैं ये बोलता हूं कि हु टीचर्स यू, अगर किसी ने कहा हु टीचर्स यू, आपको कौन पढ़ाता है, और आपने आंसर दिया राम टीचर्स मी, राम टीचर्स मी, तो आपने देखा इस हु का जो आंसर है वो क्या है, राम. ऐसी स्थिति में जब हु का आंसर राम होगा, और राम क्या है, नाउन, जब राम नाउन है तो डेफिनेटली राम की जगह जो क्वेश्चन पूछा जाए वो प्रोनाउन होना चाहिए. ऐसी स्थिति में जब राम नाउन है तो हु क्या बन जाएगा, प्रोनाउन. इसी प्रकार से whom, whose, what, इन सभी के लिए भी हम यही बात कहेंगे. तो यहाँ ये क्लियर हुआ कि दे आर ऑल प्रोनाउंस, और ये जो सभी हैं when, where, why और how, ये एडवर्ब कहलाते हैं. अब हम ये पूछते हैं कि क्या हम रिलेटिव और इंटरगेटिव को कैसे आइडेंटिफाई करें. रिलेटिव एडवर्ब हो या इंटरगेटिव एडवर्ब हो, रिलेटिव प्रोनाउन हो या इंटरगेटिव प्रोनाउन हो, इन दोनों को आइडेंटिफाई करें. तो यहाँ गौर से देखिए आप लोग, यहाँ मैंने चार यहाँ नियम लिखे हुए, चार ऐसे पॉइंट लिखे हैं जो आपको रिलेटिव और इंटरगेटिव को क्लियर करेंगे. जैसे मैंने रिलेटिव के बारे में लिखा हुआ है, जब भी कोई भी क्वेश्चन वर्ड का हिंदी में जो उच्चारण है वो ज आ जाए, क्या आ जाए, ज. अगर ज आ जाता है, जैसे वेयर माने होता है कहां, लेकिन वेयर माने होता है जहां. जब मैं वेयर माने कहां बोलूंगा तो बन जाएगा इंटरगेटिव, और जब वेयर माने जहां बोलूंगा तो बन जाएगा रिलेटिव. अब दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे इंटरगेटिव में, तो आपने देखा इसमें जो उच्चारण हिंदी का आएगा वो क्या आएगा, क. यह क्लियर हो गया. का से उच्चारण आता है तो वो इंटरगेटिव है, और जा से उच्चारण आता है तो वो रिलेटिव है. दूसरा पॉइंट है, इस रिलेटिव की पहचान क्या है कि लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, और ज्यादातर ये रिलेटिव जो है वो बीच में आता है. रिलेटिव क्योंकि रिलेट करना होगा तो डेफिनेट बीच में आएगा. दूसरा, इसके अंदर इंटरगेटिव के अंदर जो आएगा लास्ट में वो फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्योंकि ये इंटरगेटिव है. इंटरगेटिव वर्ड से ही पता चल रहा है कि डेफिनेट ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है. दैट्स व्हाई इट विल टेक क्वेश्चन मार्क. नाउ थर्ड पॉइंट क्या कहता है, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर जो क्वेश्चन वर्ड आएगा उसके ठीक बाद सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद वर्ब. या ध्यान रहे, कई बार क्या होता है कि वो क्वेश्चन वर्ड खुद सब्जेक्ट बन जाता है. ऐसी स्थिति में क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं. और कंबाइंड होने वाली स्थिति में आपको लगेगा कि सब्जेक्ट तो आया ही नहीं. तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो सब्जेक्ट जो है वो क्वेश्चन वर्ड एक ही बात होती है. तो ऐसा होगा कि क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट सेम हो जाएंगे. तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और फिर क्या आएगी, वर्ब आएगी. लास्ट में मैंने आपको बोला फुल स्टॉप आएगा, और हिंदी क्या निकलनी चाहिए, ज. जैसे हु की हिंदी क्या निकलती है, कौन, लेकिन हु की हिंदी जो भी निकलती है. तो अगर हु की हिंदी कौन निकलती है तो वो इंटरगेटिव प्रोनाउन है, और हु की हिंदी जो निकलती है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन. यहां गौर से देखिए. इसी प्रकार से हुम के बारे में बोला जाए तो हुम की हिंदी किसे और जिसे निकलती है. अगर हम हुम की हिंदी किसे निकालते हैं तो समझ जाइए वो इंटरगेटिव प्रोनाउन है, और अगर हुम की हिंदी जिसे निकालते हैं तो समझ जाइए रिलेटिव प्रोनाउन. पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोनाउन. इनके हिंदी निकलने पर हम इनको रिलेटिव या इंटरगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे. अब जैसे इनके बारे में बोला था तो ये सभी के सभी क्या थे, एडवर्ब थे. सेम कंडीशन इसकी भी है. वेयर की हिंदी कहां और जहां, अगर मैंने वेयर की हिंदी निकाली कहां तो समझ जाइए वो इंटरगेटिव एडवर्ब है, और अगर उसकी कहां ना निकाल करके हिंदी मैंने निकाली जहां तो समझ जाइए वो रिलेटिव एडवर्ब है. एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब को या इंटरगेटिव एडवर्ब को प्रोनाउन के साथ क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वास्तविकता में इंग्लिश जो होती है वो एक दूसरे से इंटरबाइंड होती है. मैं पढ़ा जरूर रहा हूं यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन, पर वास्तविकता में ये पार्ट जो है वो कंजक्शन का पार्ट है. कंजक्शन में रिलेटिव प्रोनाउन दोनों एक दूसरे से मर्ज करते हैं. इसी रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो कंजक्शन में भी पूछे जाते हैं. इसी प्रकार से रिलेटिव एडवर्ब के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका मेथड तो बिल्कुल इसी प्रकार से होता है, इनको भी इसी प्रकार से यूज किया जाएगा. और जिस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर जो गलतियां सीख गए अगर आप, तो रिलेटिव एडवर्ब की भी गलतियां निकालना सीख जाएंगे. सिर्फ शब्दों का फर्क होगा. रिलेटिव प्रोनाउन मींस प्रोनाउन लगाए जाएंगे, रिलेटिव एडवर्ब मींस एडवर्ब लगाए जाएंगे. अब यहां पर पूछता है कोई भी व्हेन का मतलब क्या है, तो व्हेन का मतलब है कब, और व्हेन का मतलब है जब.
जब व्हेन का मतलब निकलेगा कब, तो समझ जाइए वो इंटरोगेटिव एडवर्ब है, और जब व्हेन का मतलब निकलेगा जब, तो समझ जाइए वो रिलेटिव एडवर्ब। तो इसी प्रकार से ये सारे शब्द बनते हैं। तीसरी बात ये क्लियर हुई कि इसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, और इसके अंदर क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आएगा, वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, क्योंकि लास्ट में हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर जो होता है वो क्वेश्चन वर्ड के बाद पहले वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट होता है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आ रही है, वर्ब, वर्ब के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लास्ट में क्या लगना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस बन जाएगा। अब जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा तो डेफिनेटली वो इंटरोगेटिव कहलाएगा, और वो इंटरोगेटिव के अंदर हिंदी जो निकालेगा वो निकालेगा क। दूसरा, इंटरोगेटिव जितने भी वर्ड आपने बहुत, जब से आपने इंग्लिश पढ़ी होगी ये जाना होगा, इंटरोगेटिव में जो वर्ड होता है क्वेश्चन वर्ड, वो हमेशा शुरू में आता है, वो बीच में नहीं आता। इसलिए इसकी दूसरी पहचान ये आपको जो है ध्यान रखने की वो ये है कि वो शुरू में आएगा। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि रिलेटिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं। अगर हम यहाँ कहते हैं हु, whom और whose, which और of which, इन तीनों के बारे में जो पार्ट बताया वो इन सबको हमने क्या बोला है, प्रोनाउन। पहले नंबर पे ये क्या है, प्रोनाउन। अगर इनको मैंने बीच में रखा तो ये बन जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन, और अगर इनको मैंने शुरू में रखा तो ये बन जाएंगे इंटीग्रेटिव प्रोनाउन। इसी प्रकार से, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए इन तीनों का जो यूज किया जाता है वो लिविंग के लिए किया जाता है, इंसानों के लिए किया जाता है। परंतु विच और ऑफ विच का यूज है वो या तो नॉन लिविंग के लिए कर सकते हैं, वस्तुओं के लिए कर सकते हैं, या फिर एनिमल्स के लिए कर सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर इस विच में और इस विच में डिफरेंस, क्योंकि ये विच नॉमिनेटिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। हम ये कह सकते हैं, जैसा कि आपने पर्सनल प्रोनाउन के अंदर पढ़ा था, कि अगर हम ही बोलते हैं तो ही के लिए जो प्रोनाउन रिलेट किया जाएगा वो हु लगेगा, और अगर हम यहाँ पर हिम बोलते हैं तो हिम के लिए रिलेट करने वाला प्रोनाउन हुम होगा, और अगर हम हिज बोलते हैं तो इसके लिए रिलेट करने वाला प्रोनाउन है वो हुज होगा। इसी प्रकार से नॉन लिविंग के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इट और इट्स, तो ये दोनों इट एक जैसे हैं, इसलिए ये दोनों विच भी एक जैसे हैं। दूसरी बात ध्यान रखना, इस इट को हम कब लगाएंगे, नॉमिनेटिव अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पर, और इस इट को कब लगाएंगे, जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग ये विच और ये विच यूज किया जाएगा। इस विच को जब यूज किया जाएगा जब ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, इस विच को जब यूज किया जाएगा जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर व्हाट एक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरग्रेटिव प्रोनाउन भी, इसकी हिंदी में निकलती क्या या जो। अगर मैंने व्हाट की हिंदी क्या निकाली तो समझ जाइए वो इंटरग्रेटिव प्रोनाउन है, और अगर व्हाट की हिंदी जो निकाली तो ध्यान दीजिए वो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। यहाँ एक चीज ध्यान रखना, बट, एज और दैट, इनकी हिंदी क्या निकलती है, जो। ये तीनों के तीनों रिलेटिव प्रोनाउन बन सकते हैं, परंतु ये इंटरग्रेटिव प्रोनाउन नहीं होते, क्योंकि ऑटोमेटिकली जान सकते हो ये सभी की सभी क्वेश्चन वर्ड्स नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात निकल के आती है कि ऑल द क्वेश्चंस वर्ड्स आर रिलेटिव प्रोनाउंस, दे मे बी रिलेटिव प्रोनाउंस, उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज कर सकते हैं, पर यू कांट से दैट ऑल रिलेटिव प्रोनाउंस आर क्वेश्चन वर्ड्स। इट डजंट मैटर कि सारे क्वेश्चन वर्ड हैं वो रिलेटिव तो हो सकते हैं, लेकिन रिलेटिव सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड नहीं हो सकते। तो इस तरह से आपने रिलेटिव और इंटरग्रेटिव के अंदर इंट्रोडक्शन देखा। अब मैं इसको रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है इसका बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर करता हूं। ओके, चलिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन में जो अभी थोड़ी देर पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया था, और अब मैं रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरग्रेटिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, और इन एग्जांपल्स के द्वारा इसको क्लियर कर रहा हूं कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रोनाउन की तरफ। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि ये सभी के सभी प्रोनाउन हैं, और इधर वाले जो सभी हैं वो एडवर्ब है। अब इनको हम ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि कब ये रिलेटिव बनेंगे और कब ये इंटरग्रेटिव। जैसे अगर मैंने बोला हु आर यू, या मैंने बोला whom do you teach, आप किसको पढ़ाते हैं, या whose is this, या which is correct, which is
करेक्ट, या विच इज दिस ऐसे बोल सकते, या व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो अब इन चारों पांचों एग्जांपल्स में एक चीज देख रहे हैं कि सारे के सारे जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर प्रोनाउंस। वे सब के सब पहले क्या है, प्रोनाउन है। और कहां पर आए हुए हैं, शुरू में, शुरू में आए हुए। दूसरा इसमें लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, पहले क्वेश्चन मार्क लगा। इसके अलावा इसकी हिंदी क्या निकल रही है, क, जैसे हु आर यू, आप कौन है, होम डू यू टीच, आपको कौन पढ़ाता है या आप किसे पढ़ाते हो, और हुज इज दिस, यानी ये किसका है, किसका, और विच इज करेक्ट, कौन सा सही है, और व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तो इसकी व्हाट की हिंदी क्या निकल रही, क्या, और ये कौन सा, हुज किसका या किसकी, हुम किसे, किसे पढ़ाते हैं आप, और हु कौन। तो हिंदी क्या निकल रही, क, लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क, और ये इधर लास्ट में शुरू में आए हैं सर, इसलिए सभी की सभी क्या कहलाएंगे, रिलेटिव इंटरगेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले ये क्या कहलाएंगे, इंटरगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इंटरगेटिव प्रोनाउन के जो रूल्स हैं वो इसमें फॉलो है। एक और जो बात, इंटरगेटिव प्रोनाउन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लग रहा है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लग रही है, वर्ब, और वर्ब के बाद क्या लग रहा है, सब्जेक्ट। तो ये क्लियर हो रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो किया जाए। तो इससे क्लियर हुआ ये सारे के सारे फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरगेटिव प्रोनाउंस हैं। अब हम अगर ये कहते हैं कि इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कैसे बनाएं, अगर इन सभी को अगर हमें रिलेटिव बनाना है तो इनके ठीक पहले एक क्लॉज और होना चाहिए। अगर हम एक क्लॉज लिख दें तो निश्चित रूप से ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड कहां जाएंगे, बीच में आ जाएंगे, और जैसे ही ये बीच में आ जाएंगे तो इस सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स इसको, इस आगे वाले क्लॉज को रिलेट करने लगेंगे, और जब ये इसको रिलेट करने लगेंगे तो डेफिनेटली ये क्या कहलाएंगे, रिलेटिव। और पहले से ही मैं बता चुका हूं ये सारे के सारे क्या है, प्रोनाउंस, और प्रोनाउंस हैं और रिलेट कर रहे हैं पहले वाले सब्जेक्ट को, इसलिए इन सभी को हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। अब जैसे कैसे रिलेट करेंगे और रिलेट करने पर होगा क्या, जानिए। जैसे बाय द वे एक मैंने सेंटेंस लिख दिया, आई नो, आई नो, मैं ये भी लिख सकता था आई नो द बॉय, ये पहले मैं बता चुका हूं, आई नो द बॉय लिख करके अगर मैं लिखूंगा तो रहेगा तो वो रिलेटिव प्रोनाउन ही, पर वो रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ पार्ट है, वो उस बॉय के लिए काम करने पर क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। यहां पर मैं आई नो के बाद जोड़ रहा हूं तो ये सारे के सारे कौन से क्लॉज बन जाएंगे, नाउन क्लॉज। ये सारे के सारे नाउन क्लॉज हैं, पर मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव प्रोनाउन को किस तरह से पहले वाले क्लॉज से हम जोड़ते हैं। जैसे ही मैंने इस आई नो को इस हु वाले पार्ट से जोड़ा तो ये हु कहां जाएगा, बीच में। दूसरी बात, इस हु की हिंदी जो पहले कौन निकल रही थी वो क्या हिंदी निकलेगी, जो। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम बताने वाले वो ये है, जो अक्सर एग्जाम में गलती आती है, इसको आपको पॉइंट रखना है कि जब भी ये रिलेटिव बनकर के बीच में आ गया तो स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब हुआ। पहले क्या हो रहा था, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आ रही थी, वर्ब, फिर आ रहा था सब्जेक्ट। अब यहां पर जैसे ही मैं इसको रिलेटिव बनाऊंगा तो हु आर यू की जगह ये बन जाएगा हु यू आर। एग्जाम में जो गलती आती है वो बिल्कुल हूबहू ऐसे लिख देता है, आई नो हु आर यू, ऐसे लिख देता है, और लास्ट में हो सकता है वो क्वेश्चन मार्क भी लगा लेने दी। पर मैंने आपको बताया कि पहले जब इतना लिखा हुआ था हु आर यू तो बिल्कुल सही था, क्योंकि वो क्या था, इंटररोगेटिव प्रोनाउन था। अब मैंने इसे क्या बना दिया, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन बनाने के लिए मुझको इसको कहां रखना पड़ा, बीच में, और बीच में रखते ही लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। और दूसरा, इस हु की हिंदी कौन नहीं आएगी, जा, यानी जो आएगी। मैं जानता हूं जो तुम हो, और जैसे ही मैंने इसकी हिंदी हु की कौन ना लिख करके जो लिखी तो इसका स्ट्रक्चर क्या करना पड़ेगा, आर यू की जगह हमें लिखना पड़ेगा यू आर, और लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप। तब तो सही सेंटेंस बनेगा आई नो हु यू आर। अगर आपने लिख दिया आई नो हु आर यू तो दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि हमने आपको बताया कि जब यहां पर हु को रिलेटिव बना दिया जाए तो हिंदी जा निकलेगी, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब पीछे आएगी, और ये बीच में आएगा। सेम कंडीशन दूसरे क्लॉज को देखें, अगर हम दूसरे क्लॉज में अगर मैंने जोड़ा इसको तो ये बनेगा आई नो
whom, और यहां पर डू हट जाता है और सीधा सब्जेक्ट whom क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट यू और इधर टीच और लास्ट में फुल स्टॉप। यानी सेंटेंस बन गया आई नो whom you teach, और वो एग्जाम में क्या कर देगा, आई नो whom do you teach, जो कि तो ही लिखा रह देगा। ध्यान दीजिए, अगर यहां पर डू होता है तो ये हट जाता है, अगर यहां पर डज होता है तो ये टीच का टीचेस हो जाता है, और अगर यहां पर डिड होता है तो यहां पर टॉट हो जाएगा। यानी उस टेंस का इफेक्ट उस वर्ब पे, मेन वर्ब पे पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे यहां पर वह डू था तो डू को हमने हटा दिया, अगर वह डू ना होकर के डज होता और डज को ही इस तरह से, तो आई नो whom he teaches हो जाता है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, यहां पर whom को बीच में रखते ही सेंटेंस कैसा हो गया, सिंपल हो गया। सिंपल मतलब सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में। ऐसी स्थिति में whom की हिंदी किसे नहीं, जिसे, तब बनाएंगे हम मैं जानता हूं जिसे आप पढ़ाते हो। इस तरह से आपने देखा ये रिलेटिव बनते जा रहे हैं, जो पहले क्या थे, इंटरव्यू थे। इसी प्रकार से तीसरे सेंटेंस को मैं जोड़ता हूं तो क्या बनेगा, आई नो whose this is। सुनने में जरा थोड़ा awkward सा लगता है, पर I know whose this is the correct answer। अगर आपने लिख दिया I know whose is this, then it will be wrong, क्योंकि आपको सब्जेक्ट को आगे लाना है और वर्ब को पीछे ले जाना है, तभी ये रिलेटिव बनेगा। हम लिखेंगे I know whose this is। whose माने क्या होता है वैसे, किसका, किसकी, लेकिन अब मैं बोलूंगा जिसका, मैं जानता हूं जिसका यह है, तो जिसका यानी जा आते ही ये क्या बन जाएगा, रिलेटिव। बिल्कुल उसी प्रकार से आगे ये जुड़ेगा, ऐसे ये जुड़ेगा। अब जैसे मैंने पूछा कि विच इज करेक्ट में मैं क्या लाऊं, तो विच इज करेक्ट में विच ही सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें विच इज करेक्ट में हमें विच के बाद कोई सब्जेक्ट लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विच खुद ही सब्जेक्ट है। तब ये बनेगा आई नो विच इज करेक्ट, यानी ये बिल्कुल वैसा लिखा रहेगा, पर ये फुल स्टॉप लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। चौथी पांचवी कंडीशन देखिए, व्हाट आर यू डूइंग। इसमें आपको देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है यू और ये वर्ब, तो वर्ब को पीछे ले जाना पड़ेगा, यू को आगे, तब ये सेंटेंस बन जाएगा आई नो व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग। अब हिंदी निकलेगी मैं जानता हूं जो आप कर रहे हैं, जो व्हाट की हिंदी क्या नहीं, और पहले व्हाट आर यू डूइंग की हिंदी क्या निकली थी, आप क्या कर रहे हैं, लेकिन अब मैंने बोला मैं जानता हूं जो आप कर रहे हैं। जैसे ही इस व्हाट की हिंदी जो निकली, फिर ये क्या बन जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोनाउंस, और प्रोनाउन को बीच में लाने पर हिंदी का से बदलकर क्या हो जाती, ज, और ज बनते ही इसको हम बोलेंगे मैं जानता हूं जो आप कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से इंटरोगेटिव जो प्रोनाउंस हैं उनको रिलेटिव बनाने में सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर थी, तीसरा नंबर वाला, इसे बदलना होता है, अर्थात इसमें वर्ब को बाद सब्जेक्ट आना है, इसमें सब्जेक्ट पहले और वर्ब पीछे आती। अब जो कंडीशन आपने इस प्रोनाउन के अंदर, रिलेटिव प्रोनाउन इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर देखी, सेम स्ट्रक्चर इस एडवर्ब के अंदर होगा। देखिए जरा इसको मैं रिमूव करके और इसको बताता हूं। आज भी सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, इसका जो और डिटेल पार्ट है वो पार्ट 2 में मिलेगा, जो इसी के बाद ही जो दूसरी वीडियो बनेगी उसमें बताऊंगा मैं आपको। इसी प्रकार से मैं अभी आपको बता रहा था कि रिलेटिव एडवर्ब को किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर कोई ये कहता है वेयर डज ही लिव, वह कहां रहता है, हम हिंदी क्या निकाल रहे हैं, वह कहां रहता है। या हमने बोला when will you go, आप कब जाएंगे। या मैंने बोला why did he go there, वह वहां क्यों गया। या एक और क्वेश्चन लिख सकते हो, how can you say so, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो क्या हैं, सबसे पहले एडवर्ब है। अगर कोई पूछना चाहता है कि एडवर्ब तो हैं, पर कौन से एडवर्ब है, रिलेटिव या इंटरोगेटिव, तो इसके बारे में जानिए। इंटरोगेटिव के अंदर मैंने आपसे बताया था कि इंटरोगेटिव एडवर्ब होगा तो क्या कंडीशन आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए कब, यानी वेयर की हिंदी जहां नहीं, वेयर की हिंदी क्या आएगी, कहां, क्योंकि ये सारे के सारे इंटरोगेटिव हैं और इधर वाले अगर बनते हैं तो इनको रिलेटिव बोलते हैं। व्हेन की हिंदी क्या निकलेगी, कब, व्हाई क्यों, हाउ कैसे। तो ये सारे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब हैं, इनकी हिंदी का निकल रही है,
इसलिए इंटरोगेटिव एडवर्ब है। दूसरा इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और तीसरा ये शुरू में आए हुए हैं, और चौथा फिर वही स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, फिर आई है वर्ब, और वर्ब के बाद आया है सब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है। इन सभी को हमारा क्या बोलेंगे? इंटरोगेटिव एडवर्ब। अब फिर वही स्ट्रक्चर, अगर मैं इसके पहले एक क्लॉज लगा दूं, कोई सा भी क्लॉज लगा दूं, आई नो, और इसके बाद इनको मैं अगर जोड़ता हूं तो फिर वही कंडीशन आएगी। ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं कहां जाएंगे? बीच में। इसके बीच में आते ही लास्ट में क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन मार्क हट करके क्या लग जाएंगे? फुल स्टॉप। और जब वेयर की हिंदी जो कहां निकल रही थी वो क्या निकलना शुरू हो जाएगी? जहां। तब ये सेंटेंस बनके तैयार होगा, आई नो वेयर। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर डू आता है तो हट जाता है, डज अगर आता है तो इसका इफेक्ट इस पे, डज का इफेक्ट इसमें पड़ेगा, लिव में, और लिव्स हो जाएगा। तो बनेगा आई नो वेयर ही लिव्स, इस तरह से। और हिंदी इसकी बनेगी, मैं जानता हूं जहां वह रहता है, जहां। और जैसे इसकी हिंदी जहां निकली, बीच में आना शुरू हो गया, लास्ट में फुल स्टॉप लगना शुरू हो गया, और क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आना शुरू हो गया, समझ जाइए रिलेटिव बन गया। लेकिन ध्यान रहे, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है? रिलेटिव एडवर्ब। तो जो स्ट्रक्चर रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर होता है, सेम कंडीशन रिलेटिव एडवर्ब के अंदर होता है। यही कंडीशन अगले सेंटेंस में अगर देखेंगे तो इसका क्या बनेगा? सीधे सीधे देख सकते हो, आई नो व्हेन यू विल गो। यहां पर यू पहले आ जाएगा और विल पीछे पहुंच जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हट करके फुल स्टॉप। तब बन जाएगा आई नो व्हेन यू विल गो। मैं जानता हूं जब आप जाओगे। जब, व्हेन की हिंदी क्या हो जाएगी? जब। सेम स्ट्रक्चर इसमें आइए, आई नो व्हाई, और डिड यहां हट जाएगा। जैसे डज का इफेक्ट लिव में आया तो लिव्स हो गया था, तो डिड का इफेक्ट गो में आने पर क्या हो जाएगा? गो की सेकंड फॉर्म वेंट लग जाएगी। तब ये सेंटेंस बनेगा, आई नो व्हाई ही वेंट देयर, व्हाई ही वेंट देयर। और इसमें व्हाई की हिंदी ज्यों निकलेगी, ना कि क्यों। इसी प्रकार से नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें भी आपने क्या करना है? सब्जेक्ट आगे आ जाना है, और कैन जो वर्ब है वो पीछे जानी है। तो बनेगा आई नो हाउ यू कैन से सो, और लास्ट में क्या होगा? एक क्वेश्चन मार्क हट करके क्या बन जाएगा? फुल स्टॉप। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले फॉलो हो रहे हैं। हिंदी जहां निकल रही है, लास्ट में फुल स्टॉप लग रहा है, बीच में आ रहे हैं, और क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट पहले आ रहा है और वर्ब पीछे जा रही है। तो सेम स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है। जब ये पहले लिखे हुए थे तो इनको हम कह रहे थे ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है, और जैसे ही ये बीच में आ गई, इसके आगे क्लोज और लग गया, तो निश्चित रूप से ये सब के सब क्या बन गए? रिलेटिव एडवर्ब। तो इस तरह से इंटरोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब हो या प्रोनाउन हो, इनको हम इस तरह से पता करते हैं। मैंने आपको बताया था, आज मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, और इसके बाद जो दूसरा पार्ट हमारा आएगा रिलेटिव का, उसमें इससे संबंधित और जो किस तरह से इसको एसोसिएट करते हैं, किस तरह से इससे संबंधित गलतियां आती हैं, वो मैं आपको और बताऊंगा। और इसके 3 पार्ट मैंने आपको बताया, 3 पार्ट में इसको मैं बनाने वाला हूं, और मेरा ख्याल है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। एक एक पॉइंट को समझिए। अगर आपको नहीं आता है तो एक बार और देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताइए, उनको भेजिए। Whether they are just taking classes for me or anywhere else, even then you will have to just say something to them, send them my video or link so that they may see my videos and they may get some knowledge. So thank you. सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा।